हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का अगला लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था केसी और केपी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया था कि केसी और केपी में रिलेशन बताए थे, और इसके बाद बोले थे कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वह एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। यह भी आपको बताया गया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। तो ये पिछले लेक्चर में हुआ था। आज के क्लास में आपको हम बताएंगे रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। रिएक्शन कोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आज का लेक्चर है। चलिए लिखते हैं हेडिंग। आप लोग भी मेरे साथ हेडिंग लिखिए और अच्छा से सोचते समझते हुए अपना फेयर कॉपी पर लिखिएगा। रिएक्शन कोशिएंट, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप जानते होंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी और केपी लिखते हैं और रिएक्शन कोशिएंट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। चलो छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे। तो आज का लेक्चर होगा रिएक्शन कोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ध्यान से दोनों को समझिएगा। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझ गए हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दो तरह का बताए हैं, केसी और केपी, ठीक है। दोनों को लिखने का तरीका एक ही था, प्रोडक्ट ऊपर में, रिएक्टेंट नीचे में। लेकिन इसको आप अभी तक नहीं सुने हैं, रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है। तो चलिए इसको समझाने के लिए एक हम रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं। ये कोई सिंपल रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये C+D, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझिएगा। रिएक्शन कोशिएंट जो होता है ना, वह रिवर्सिबल रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर हम निकाल सकते हैं। किसी भी स्टेज का मतलब, जैसे यह रिएक्शन 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, मतलब कि कभी भी किसी समय पर हम रिएक्शन कोशिएंट को निकाल सकते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किसी रिएक्शन का तब निकालेंगे जब वह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में अगर दोनों तरफ से यह रिएक्शन होने लगा तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन आएगा तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालेंगे। लेकिन रिएक्शन कोशिएंट जो है ना, वह इक्विलिब्रियम में आए चाहे नहीं आए, हम किसी भी स्टेज पर रिएक्शन कोशिएंट को हम निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अगर सभी का कंसंट्रेशन दिया है तो कंसंट्रेशन दिया है तो हम इसको लिखेंगे QC इक्वल टू, लिखने का तरीका वही है, प्रोडक्ट ऊपर में, रिएक्टेंट नीचे में। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन बाई A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ये लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना, यह किसी भी स्टेज पर, बार बार हम बोल रहे हैं, यह किसी भी स्टेज पर हम निकाल सकते हैं। 2 मिनट के बाद निकालिए, 3 मिनट के बाद निकालिए, 10 मिनट के बाद निकालिए। लेकिन ध्यान देना, जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है और उस समय आप QC का वैल्यू निकालेंगे तो QC का नाम KC हो जाएगा, क्योंकि आप निकाले हैं QC कब? जब इक्विलिब्रियम पर यह रिएक्शन आ गया है तब। तो जब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन आ गया है और उस समय आप QC का मान निकालेंगे वैल्यू, तो उस समय उसको QC नहीं बोलेंगे, KC बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आया कि नहीं आया? अब देखो, मान लो सभी कंपोनेंट का प्रेशर दिया है, तो प्रेशर दिया है तो क्या लिखेंगे? QP लिखेंगे। समझ में आया? लिखने का तरीका वही, प्रोडक्ट का प्रेशर लिखिएगा, C का प्रेशर, D का प्रेशर,
प्रेशर लिखिएगा, कंसंट्रेशन का सिंबल हम मत दीजिएगा। प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D बाई प्रेशर ऑफ A एंड प्रेशर ऑफ B, ये यहाँ लिख दे रहे हैं। एट एनी स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर हम निकालेंगे। लेकिन ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे केसी के बारे में, केसी के बारे में, तो ध्यान देना केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मतलब कि जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा तब, तो जब केसी के बारे में बात कहेगा तो कहिएगा वही बात कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर में, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे में। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर सी का कंसंट्रेशन तो चाहिए, लेकिन अपने माइंड में सेट रखिएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। डी का कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन कब, इक्विलिब्रियम पर चाहिए हमको। इसके बाद ए का कंसंट्रेशन चाहिए और बी का कंसंट्रेशन चाहिए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? सेम टू सेम मान लो कि अगर आपसे बात कहेगा केपी के बारे में तो फिर वही हो जाएगा। लेकिन इस बार प्रेशर, सी का प्रेशर चाहिए जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। डी का प्रेशर चाहिए जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। ए का प्रेशर चाहिए जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। बी का प्रेशर चाहिए जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। समझ रहे हो मेरी बात है? और ये क्यूसी जो क्यूसी और क्यूपी जो है ना, वह कभी भी हम निकाल सकते हैं। मतलब कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो भी निकाल सकते हैं, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो भी हम ये दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब निकालेंगे? जब इक्विलिब्रियम में आएगा तब निकालेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो, अब कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट है, इसको हम एक एक करके आपको लिखवा देंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है, एक बात बताओ अपने माइंड से सोच करके कि अगर किसी रिएक्शन का क्यूसी केसी के इक्वल आ गया, क्यूपी केपी के इक्वल आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? एकदम कह सकते हैं। हाई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, कह रहा है क्यूसी का वैल्यू केसी के इक्वल है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। नहीं समझे? तो इस पॉइंट में आपको बताएंगे कि इफ क्यूसी इक्वल टू केसी एंड क्यूपी इक्वल टू केपी, देन रिवर्सिबल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। लिखिएगा यहाँ पर, बोल कर लिखवाएंगे। इफ क्यूसी इक्वल टू केसी एंड क्यूपी इक्वल टू केपी, देन रिवर्सिबल रिएक्शन is at equilibrium position, is at equilibrium position. Therefore rate of forward reaction, is equal to the rate of backward reaction. Therefore rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. क्या आप जानते हैं ना, इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन आ गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों सेम होता है। तो आपको यही बात लिखवाया गया है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होगा।
अब देखो इसका जल्दी थोड़ा स्क्रीनशॉट लो तो, ले लिए। अब यहां पर देखिएगा जो सेकेंड पॉइंट है उसको हम क्या लिखवाएंगे, पहले आप लोग ठीक से समझिएगा तब लिखिएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट को लिखने से पहले समझिए, इफ QC लेस देन KC एंड QP लेस देन KP देन, देखो तो समझो तो यहां पर ये KC और KP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मतलब कि जब यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उस समय के बारे में बात कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि रिएक्शन आ गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब रिएक्शन आ गया है इक्विलिब्रियम पर। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम पर जब आ जाएगा तो CDAB चारों में से किसी का भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, फिक्स हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से जाएगा तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रिएक्ट हमेशा ऐसे ही रिएक्शन चलते रहेगा, तो दोनों का अमाउंट चेंज नहीं होगा। आया यहां तक? लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है QC का वैल्यू KC से कम हो। अब बताओ कि ये QC का वैल्यू कम कब होगा? कम कब होगा? जब C और D कम होगा ना, समझा? C और D के डायरेक्टली है, A B के क्या है, इनवर्सली है। तो यहां कह रहा है कि QC KC से कम होगा। अब बताओ कि QC जो है वह कम कब होगा? जब C और D कम होगा। तो हमको एक बात बताओ कि जो रिएक्शन आपको ऐसे दिया गया था C और D, इसमें कह रहा है कि C और D कम है, इसका मतलब तो यही ना है कि C और D कम है तो रिएक्शन इधर जाएगा, नहीं समझा? अरे ये C या D का कम है तो कम का मतलब AB का ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा है ये तो इधर ना जाएगा, और जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो इधर ना जाएगा। समझ में आया कुछ? तो QC कम कब होगा? जब CD कम होगा, और CD जब कम होगा, ये कम होगा, तो रिएक्शन जाएगा इधर, नहीं समझा? सॉरी, जब C और D कम होगा तो रिएक्शन जाएगा इधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यही बात आप लोग लिखिएगा यहाँ पर। देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। आ तो जाना चाहिए, उतना हार्ड तो नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। कुछ है ही नहीं ये सब में, झूठ मूठ का आप लोग टेंशन लेते हैं। टेंशन लेते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, टेंशन देते हैं। चलो लिखो, if QC less than KC and QP less than KP, then reversible reaction moves towards forward direction, मतलब इधर, ठीक है? इसी में नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इफ QC ग्रेटर देन KC एंड QP ग्रेटर देन KP, then reversible reaction moves towards backward direction, जैसे देखो समझिएगा इसको, QC इक्वल टू क्या लिखते हैं? C का, D का, और लिखते हैं A का और B का, यही ना लिखेंगे? तो हमको एक बात बताओ कि QC का वैल्यू KC से अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक कब होगा?
जब सी और डी का अमाउंट अधिक होगा, क्योंकि अगर ये अधिक होगा तभी ये अधिक होगा। तो एक बात बताओ कि जब रिएक्शन आपको दिया है सी और डी और कह रहा है कि सी और डी अधिक है, तो जब ये दोनों अधिक होगा तो सिंपल से मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखे, लिख दिया है ना, देन रिवर्सिबल रिएक्शन मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। आया यहाँ तक? चलो अब इसको आप लोग लिख लीजिए, और अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिएगा जल्दी से। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले ठीक से पढ़िए, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद अपना अटेम्प्ट लीजिएगा। चलो देखो, पहले हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन आपको दे दिया है, और इस रिएक्शन का केपी आपको दिया है 0.15 क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि अगर 0.5 ATM NOBr, मतलब ये 0.5 ATM NOBr, 0.4 ATM NO और 0.2 ATM Br2 आर मिक्सड इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में ये तीनों गैस मिलाया गया है, जो दिया गया है कितना मिलाया गया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि जब तीनों को हम मिला दिए हैं किसी कंटेनर में, तो कह रहा है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तब इस रिएक्शन का डायरेक्शन बताइए कि यह रिएक्शन जब हम मिलाएंगे ये तीनों को, तो यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो आपको हम पहले ही बोले हैं कि QC और QP जो है वह रिवर्सिबल रिएक्शन के कभी भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस रिएक्शन का जब इसका प्रेशर और इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, जब तीनों का प्रेशर दिया है तो हम QP निकालेंगे। अगर QP का वैल्यू KP से अधिक होगा तो बता दिए हैं किधर जाएगा, और QP का वैल्यू अगर KP से कम होगा तो भी आप बता सकते हैं किधर जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, QP निकालेंगे इस रिएक्शन का, क्योंकि सभी का प्रेशर दिया हुआ है। तो देखो बहुत ही इजी है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, आप लोग बना सकते थे। QP इक्वल टू प्रोडक्ट का प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ NO, प्रेशर ऑफ Br2, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1/2 है, तो आपको बार बार हम नहीं बोलेंगे, कोफिशिएंट को पावर में लिखा जाता है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 यहाँ पर ऑलरेडी हो गया है, इसलिए 1 को नहीं लिखा जाता है। इसके बाद रिएक्टेंट का प्रेशर, तो रिएक्टेंट है NOBr का प्रेशर। अब यहाँ देखो NO का प्रेशर कितना दिया है 0.4, तो यहाँ रखेंगे 0.4, Br2 का दिया है 0.2 का 1/2, और NOBr का दिया हुआ है 0.5। आप लोग को मैथ आता होगा, क्योंकि आप लोग का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ है, तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हमको पता है कितना आएगा, 0.35 आएगा, 0.35। ये आगे हो गया QP। अब देखो तो QP का जो वैल्यू है ये KP से अधिक है, और अभी आपको बताया गया दैट इज QP ग्रेटर देन KP। और बताओ कि जब ग्रेटर देन है तो रिएक्शन किधर जाता है, किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अभी लिखवाए हैं जस्ट, तो यहाँ लिख लीजिएगा QP ग्रेटर देन KP, देन रिएक्शन मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया कुछ है? तो ये था, उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए। चलो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आ तो जाना चाहिए, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखो, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन दिस Kp इक्वल टू 0.828 atm, मतलब इस रिएक्शन का Kp आपको दिया है इतना atm, Kp दे दिया। अब कह रहा है कि अगर हम 20 लीटर के कंटेनर में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेगा कितना, 20 लीटर के कंटेनर में। इसका मतलब समझ लेना ये स्टार्टिंग मोल है, स्टार्टिंग मोल 20 लीटर के कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल दिया है, प्रोडक्ट नहीं बना है तो 0 0। देखो पहले जैसा सेम टू सेम, पहले जैसे चलेंगे इसको। अगर क्वेश्चन पहले का पीछे में जो बताया गया समझ में आ गया है आपको, तो ये उसके सामने कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड में, आपको दिया है कि यह टूटेगा CO2 गैस में, और आपसे कह रहा है कि स्टार्टिंग मोल दिया है, मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है। तो बताओ कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल लिए हैं तो लेते लेते प्रोडक्ट तो बन जाता है, प्रोडक्ट नहीं ना बनेगा, तो ये होगा 0 0। अब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, तो अब आएंगे इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर ये कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स, ये x और ये x। देखो अब कह रहा है 727 डिग्री सेल्सियस, व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। कह रहे इक्विलिब्रियम पर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना डिसोसिएट किया है, मतलब कि x का वैल्यू पूछ रहा है महाशैलो। क्या पूछ रहा है? x का वैल्यू पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना डिसोसिएट हुआ है। ये तो बच गया है ना, 1 में से इतना खत्म, तो ये बच गया, तो पूछा है कितना खत्म, यानी x का वैल्यू पूछा है। जो x निकलेगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x निकालने के लिए देखो तो रिएक्शन में Kp तो दिया है ना, नहीं दिया है? Kp दिया है, तो बताओ तो इस रिएक्शन का Kp हम क्या लिखेंगे? Kp इक्वल टू, आपको बोले थे सॉलिड में है, सॉलिड में है तो इसका नहीं लिया जाता है। Kp इक्वल टू केवल क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ CO2, और Kp का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कहाँ, 0.82। तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि Kp के ये प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू Kp, Kp दिया है कितना, 0.82, और यही ना x है, ना समझा, ना समझा, x है। तो x का वैल्यू मेरा, सॉरी x नहीं है, Kp इक्वल टू हम ये लिख दिए, ये CO2 का क्या है, प्रेशर है, प्रेशर है, ध्यान देना, ये आपका मोल है, ये प्रेशर है, इसलिए ये x अभी नहीं है, x अब निकलेगा क्योंकि हमको प्रेशर पता हो गया। क्या आप जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT होता है? जानते हैं? n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, वही है यहाँ पर x, CO2 का मोल है ये। तो यहाँ हम देखो R आपको पता है, टेम्परेचर केल्विन में इसको चेंज कर दीजिएगा, कहाँ पर है, देखो इसको केल्विन में चेंज कर दीजिएगा T के जगह पर। R आपको पता होगा कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्वेश्चन दिया है 20 लीटर, आप प्रेशर दिया है ये 0.82, तो P पता है, V पता है, R पता है, T पता है, तो N निकल जाएगा। N क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोले तो है ये x, जब x निकल ही जाएगा तो x से तो हमको काम था, नहीं समझा? बस बहुत ही इजी है, उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड आप समझ रहे हैं। चलो देखो, n इक्वल टू
PV बाई RT। प्रेशर दिया है 0.82, वॉल्यूम दिया है 20, R देखो 0.082, ठीक है। T केल्विन में, जानते हैं आप लोग ना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 को ऐड करते हैं, तो ऐड कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 1000। फिर ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये खत्म, ये खत्म, तो आएगा 0.20। 0.20 क्या आया है, ये आपका मोल है, तो यही ना चाहिए। अब देखो अब क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ, अमाउंट जानते हैं ना, अमाउंट मतलब होता है ग्राम में, और ये क्वेश्चन में तो आप एक्स निकाले हैं, लेकिन क्या निकाले हैं आप, मोल में निकाले हैं, नहीं समझा। तो हमको करना क्या है, इस मोल को ग्राम में चेंज करना है, क्योंकि हमको जो पूछा है व्हाट अमाउंट, अमाउंट मतलब ग्राम में होना चाहिए। आपका ये जो आया है ना, ये मोल में आया है, ठीक है। तो हम इस मोल को क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, इस मोल को हम ग्राम में चेंज करेंगे। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो देखो, मोल को ग्राम में चेंज करना है तो बहुत ही इजी है। मोल को ग्राम में चेंज करना बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि मोल का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। देखो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट। फार्मूला वेट मतलब मोलेक्यूलर वेट, समझे। फार्मूला वेट मतलब मोलेक्यूलर वेट। कोई हार्ड है, समझ में आ गया तो आपके लिए लो फाई, या नहीं आया तो आपके लिए हाई फाई। आप ही लोग तो बोलते हैं कि हाई फाई पढ़ाते हैं, हाई फाई पढ़ाते हैं। हाई फाई कुछ होता है, समझ में आना और नहीं आने का डिफरेंस है। हाई फाई या लो फाई कुछ नहीं होता है। चलो 0.2 मोल मास इन ग्राम इक्वल टू, बोलो मास इन ग्राम, ग्राम में ना पूछा है, नंबर ऑफ मोल इनटू हो जाएगा फार्मूला वेट। नंबर ऑफ मोल 0.20। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला वेट आप जानते हैं, मोलेक्यूलर वेट। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ऑक्सीजन 3 है, कितना हो जाएगा 48। तो ऐड करिएगा तो 100 आएगा, इंटू 100 कर देंगे फार्मूला वेट, आपका आएगा ये 20 ग्राम, और यहीं आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट आएगा जो टूट गया है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज का क्लास हम यहीं पर रुकते हैं। मिलेंगे आपसे हम कल के क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।